हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने इनकम टैक्स में भाई सेक्शन 22 एंड 23 24 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को इसके आगे के सेक्शंस को देखना है कि भाई क्या है और कितने सेक्शंस हमको पढ़ने पड़ेंगे। चलो। और हमने कुछ इसमें होमवर्क भी दिया था, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आई थिंक। तो आई होप आपने सब कुछ कर लिया होगा। देखो, सेक्शन 24 में आपका क्या है, इसके पहले के सेक्शन 23 में आपको पढ़ाया गया था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस करोगे म्युनिसिपल वैल्यू, तो क्या आएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू। और इसके पहले आपका सेकेंड सेक्शन वो 22 सेक्शन है। उसमें हमने बताया था आपको चार्जिंग चार्जिंग सेक्शंस की कंडीशंस को, ठीक है ना। तो आपके ये सारे सेक्शन हो गए हैं। अब देखो, हमने सेक्शन 24 में आपको क्या बताया डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन दो होते हैं 24 में, ठीक है ना। एक ए होता है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। फर्स्ट एंड सेकंड आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये देखो 30% जो भी आपकी एनएवी होगी उसका आप डिडक्शन ले लो। उसके बाद यदि आपने लोन वगैरह ले रखा है, लोन वगैरह में इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना होता है, तो आप उसे क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के नाम पे डिडक्शन ले सकते हो। अब केस आता है कि भाई आपका हाउस कैसा है, हाउस आपने सेल्फ एक्यूपाइड के लिए तो बनवाया है या फिर लेट आउट के लिए कराया है, ठीक है ना। अगर आपने सेल्फ एक्यूपाइड करा रखा है या फिर लेट आउट कर रखा है, अगर सेल्फ एक्यूपाइड कर रखा है तो इसमें केवल 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा, किसमें, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग में। अगर लेट आउट के लिए कर रखा है तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ठीक है। चलो, तो ये अब फर्स्ट के बारे में बता दिया। देखो, फर्स्ट में आपको 24A में क्या कहता है, दिस इज द फ्लैट डिडक्शन एंड अलाउ द irrespective of the actual expenditure incurred, the assessee will not be entitled to deduction 30% in the following cases, annual value itself is nil। भाई इस केसेस में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। किन किन केसेस में, यदि आप सेल्फ एक्यूपाइड करते हो प्रॉपर्टी का, या फिर आप क्या करते हो, असेट का स्टॉक इन ट्रेड करते हो, मतलब इनकेस प्रॉपर्टी एज एसेट इन stock in trade and the whole or any part of the property is not let out during the whole or any part of the previous year up to 2 years for the end of the financial year in which certificate of completion or construction of the property is obtained from the competent authority। तो ये दो केस में आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन फर्स्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस में आपका क्या है, अगर आप सेल्फ एक्यूपाइड करते हैं तो फर्स्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। या फिर आप क्या कर दिए, स्टॉक इन ट्रेड कर दिए हैं, तो इस केस में आपको फर्स्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड डिडक्शन के बारे में हम लोग अब देखेंगे। हमने बता ही दिया है कि यदि आप सेल्फ ऑक्युपाइड करते हैं तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका लेट आउट है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी है आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो वही सारी चीजें कुछ इसमें एक दो पॉइंट है जो कि एग्जाम में एमसीक्यू के लिए भी आता है, और ऐसे अगर आपका बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या, पहले तो आगे समझो। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज ए डिडक्शन। आगे एक बार समझ लो भाई ये है क्या। आपने क्या किया, मान लो आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग बनवाने के लिए आपके पास क्या होगा, कुछ कैपिटल होगा, आपने लगा दिया, ओके। अब आपने बिल्डिंग में कुछ पोर्शन बनवा लिया, लेकिन और बनवाना है तो आप क्या करोगे भाई, कैपिटल के लिए लोन लोगे। लोन ले मतलब लोगे बिल्डिंग को बनवाने में। तो अब जब बिल्डिंग को लेट आउट करोगे तो उस समय आपकी इनकम जनरेट होगी। तो मतलब कि भाई इस बिल्डिंग को बनाने में आपका एक प्रकार का इंटरेस्ट ऑन लोन आया था, जो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो लेट आउट के समय, ठीक है ना। जब आप लेट आउट करोगे तो आपकी इनकम आएगी, और जो इस बनवाते समय आपने इंटरेस्ट पे किया होगा, या फिर आपने देखो अगर आप बिल्डिंग वगैरह कुछ बनवाते हैं तो आपकी दो तरीके से इंटरेस्ट होती है, एक करंट पीरियड की इंटरेस्ट, एक पोस्ट पीरियड की इंटरेस्ट। मतलब कि बिफोर, भाई बिल्डिंग को कंप्लीट बनवाने से, मतलब कंप्लीट होने से पहले जो इंटरेस्ट लगेगा वो तुम्हारा क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर जो आपका इंटरेस्ट होगा तो करंट पीरियड का इंटरेस्ट है। तो अगर आपने, चलो सपोज ये आपकी बिल्डिंग है,
ठीक है ना। आपने बिल्डिंग कंसेप्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू के में भी पूछा जाता है। ऐसे आपका बड़े क्वेश्चन में, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है ना। सपोज ये आपको बिल्डिंग बनवानी है। ठीक है ना। आपने बिल्डिंग बनवा लिया और आपने 50 लाख रुपए लोन ले लिया 10% के रेट से। अब आपको बिल्डिंग बनवाने में ये कितने साल लग गए, मान लो आपको 2 साल लग गए, 2 इयर्स लग गए। और कितने परसेंट से आपने लोन लिया है, 10% के रेट से। अब बताओ, 10% के रेट से आपने लोन ले रखा है। जब तक आप लोन नहीं पे करोगे तब तक आपका इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 50 लाख का 10% निकालोगे तो 5 लाख आएगा 1 साल का। और 1 साल का 5 लाख, दूसरे साल का 5 लाख। अब बताओ, आपकी बिल्डिंग बनी नहीं है, आपको रेंट मिलता नहीं है, कहां से आप भाई, जब आपके पास पैसा होता तो लोन ही क्यों लेते। सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट कहती है सही बात है यार, आशीषी के पास अगर पैसा होता तो भाई वो लोन लेने क्यों आता अपने घर को बनवाने के लिए, बिल्डिंग को। ठीक है ना। तो फिर वहां पे गवर्नमेंट कहती है हम आपको क्या देंगे, रिलीफ देंगे। कैसा रिलीफ मिलेगा, मतलब जब तक आपकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ओके। मतलब कि ये 2 साल इंटरेस्ट आपका गवर्नमेंट नहीं लेगी। और नहीं लेने का मतलब क्या है, हमेशा नहीं लेगी या ये नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये एक्यूमुलेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। ओके। अब जैसे कि 2 साल में आपका 5-5 लाख रुपए कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। अब 10 लाख रुपया, अब ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिल्डिंग बन गई है आप तुरंत गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए दे दोगे। भाई इतनी जल्दी रेंट थोड़ी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आपका लेट आउट होगा, धीरे धीरे उठेगा, धीरे धीरे रेंट आएगा। तो गवर्नमेंट इसमें भी रिलीफ देती है। गवर्नमेंट आगे समझती है बात को, भाई अगर कोई भी बिल्डर है या फिर कोई भी मतलब पर्सन है जो वो बिल्डिंग बनवा लिया, बिल्डिंग बनवाने के बाद अब वो लेट आउट करेगा तो इतनी जल्दी उसको 10 लाख रुपए थोड़ी रेंट से मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो वो कहेगा कि ऐसा करो, जो आपका एक्यूमुलेट इंटरेस्ट है वो आप आने वाले 5 सालों में चुका दो। मतलब कि आने वाले 5 सालों में, कहने का मतलब जैसे आपका ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी, इसके आगे के लगातार 5 सालों में आप इक्वल अमाउंट क्या करोगे, पे कर दो इंटरेस्ट का। जैसे 10 लाख है, 5 से डिवाइड करोगे 2-2 लाख। जैसे कि 2020 में कंप्लीट हो गई है, तो 2020 में कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे 2020 होगा तो उसमें 2 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 21 में 2 लाख रुपए, 22 में 2 लाख रुपए, 23 में 2 लाख रुपए, 24 में 2 लाख रुपए। 21, 22, 23, 24 और 25, मतलब 5 सालों में आपको चुकाना पड़ जाएगा। ठीक है ना। अब आपका मान लो 2 लाख रुपया, ये क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट है। ओके। उसके बाद आपने अभी भी लोन नहीं पे किया, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, भाई रेंट आने लग गया, लेकिन आपने प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं रीपे किया है, तो भी आपका करंट इंटरेस्ट लगेगा। करंट इंटरेस्ट जितना भी आएगा आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके। डिडक्शन अगर आपको कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे बात आती है आपको डिडक्शन। अब यहाँ पे डिडक्शन जो मिलता है अंडर सेक्शन 24 सेकेंड, तो उसमें आपका क्या होगा, 2 लाख रुपए प्लस आपका करंट पीरियड का, अगर मान लो आपने पूरा अभी तक लोन नहीं पे किया है तो 7 लाख रुपए आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है ना। 7 लाख रुपए। अगर आपने सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, लेट आउट नहीं किया, तो आपको 2 लाख से ज्यादा, मतलब टोटल अमाउंट में से 2 लाख से ज्यादा आप डिडक्शन नहीं ले सकते हो। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा भाई। चलो अब हम देखते हैं क्या है भाई, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके। हाँ चलो, तो अब क्या लिखा हुआ है, कह रहा इंटरेस्ट पेबल फॉर द पर्पज ऑफ एक्वाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन। मतलब जो भी आप खर्च करते हैं उस पे आपका इंटरेस्ट लगता है, तो उस इंटरेस्ट का आप क्या ले सकते हो, आप डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है ना।
Interest payable on fresh loan taken to repay the original loan raised earlier to the aforesaid purpose is also admissible as a deduction. ठीक है, ओके। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये देखो आपने घर बनवाने के लिए क्या लिया है, लोन लिया था, ठीक है ना, 50 लाख रुपए 10% के रेट से, तो 5 लाख रुपए पर ईयर आता था अभी हमारे एग्जाम्पल में, तो 2 साल में कंप्लीट हुआ है घर, तो 10 लाख रुपए हो गया। 5 सालों में इसे आने वाले, मतलब कि घर कंप्लीट होने के बाद आप पे करोगे। कह रहा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और construction is completed. Interest payable on borrowed capital for the period prior to previous year in which the property has been acquired or constructed. Pre-construction interest as reduced by any part thereof allowed as deduction under any other provision of the act can be claimed as deduction over a पीरियड ऑफ 5 years इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वही चीज है ना, मतलब 5 साल इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है ना, कमेंसिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्वाइजेशन और कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, अब कह रहा है इंटरेस्ट फॉर द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड, या फिर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की हो, या फिर आप कंप्लीशन की बात हो। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन एंड एक्वाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी फुल्ली क्लेम्ड। उस साल आप फुल्ली क्लेम कर सकते हो, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में आया था कि करंट ईयर में 5 लाख है और इसका ये प्री कंस्ट्रक्शन का 2 लाख, तो टोटल मिला के 7 लाख रुपया आप क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। ओके, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ एक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू नील। सिंपल सी बात है, अगर आपकी क्या है, हमने बताया सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो आपको 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन बी 24B। ओके, तो ये देखो कह रहा है देयर वुड नो डिडक्शन ऑन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। मतलब कि आपका एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यू रिजीम, ठीक है ना। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको क्या नहीं मिलेगा, डिडक्शन 24B नहीं मिलेगा, याद रखना है, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में, तो आपको डिडक्शन 24A मिलेगा। ओके, ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रिफर टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 दैट इज सेल्फ एक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अंडर ऑप्शनल नॉर्मल रिजीम में तो आपको मिल जाएगा, हम जो बार बार बता रहे हैं वही चीज है, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा नॉर्मल रिजीम में। In case assessee exercise option of shifting out default tax regime provided under section 115 BAC, the assessee will be allowed deduction on account of interest। ये वाला भी मिलेगा जो आपको एक्युमुलेट हो करके प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, वो भी हो, तो मतलब 2 लाख रुपए एग्रीगेट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके आगे कंडीशन वेयर द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्ट कैपिटल बोरोड ऑन आफ्टर 1/1/2000, मतलब 1999 एंड सच एक्वाइजेशन आर टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीज इज कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन अ सर्टिफिकेट मेंशन इन टू ईयर 2 इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। मतलब कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए का आपका क्या मिलेगा, डिडक्शन, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। वेयर द प्रॉपर्टी इक्वल इंटरेस्ट पेबल इन रिपेयर्ड के लिए, मतलब कि आप हाउस को रिपेयर्ड कराने या फिर रिन्यू कराने के लिए लोन लेते हैं, तो आपको 30,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब मतलब आप जानते हो कि बिल्डिंग वगैरह का रिनोवेशन वगैरह कराया जाता है, मतलब कहने का कि थोड़ा से रिपेयर मेंटेनेंस कराने में अगर आपके पास उसके लिए भी पैसा नहीं है, गवर्नमेंट कहती है लोन ले लो, लोन लेकर के जो इंटरेस्ट अमाउंट आएगा उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको 30,000 रुपए का मिल जाएगा, मतलब इस 30,000 का बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, लोन लेकर सारा काम करते हैं। कार लेना है तो लोन से लेंगे, घर बनवाना है तो लोन से बनवाएंगे, अगर घर खरीदना है तो लोन से खरीदेंगे, हर काम लोन से वो करते हैं, बस इसी वजह से। ओके,
क्योंकि वो इंटरेस्ट का, देखो इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन बाद में उस इंटरेस्ट का बाद में अपने इनकम के साथ क्या कर लेते हैं भाई, जैसे कि मान लो 10 लाख इनकम है, इंटरेस्ट पे कर रखे हैं, तो अब मान लो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए पे किए हैं, तो 2 लाख रुपए डायरेक्ट इनकी कम हो जाएगी, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना? ओके। तो तीसरा इलिस्ट्रेशन होमवर्क में दिए थे, आई होप आपने किया होगा और किसी का डाउट इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम सेकंड पॉइंट है अंडर सेक्शन, ये दे रखा है सेकंड पॉइंट किसका है, अंडर अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम नॉर्मल प्रोविजन। हाँ, चलो सेकंड पॉइंट में दे रखा है क्या आपका, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन ही है। चलो ये देखो भाई, आपको क्या एक दे रखा है, चार्ट बना है, डिडक्शन अलाउड फॉर एनएवी लेट आउट डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 30%। ठीक है ना? और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल अंडर सेक्शन 24 बी में आपको फुल्ली अलाउ रहेगा। सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज में नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 24। ओके। अगर आपकी सेल्फ एक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का मिलेगा नहीं। ठीक है ना? ओके। अगर आपकी बात करें डिडक्शन उसकी 24 बी की बात करें, तो ये क्या है, मिल जाएगा। कितना? 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। ये देखो दे रखा है एक चार्ट आपका, डिडक्शन अलाउड। अच्छा, ये उसका है, एक चीज ध्यान दो, ये आपका क्या है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का है। मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या है, आपको सेल्फ एक्यूपाइड केस में जब अंडर सेक्शन 24 बी नहीं मिलेगा, अभी हमने ऊपर बताया, तो भाई इसमें पहले है सेल्फ एक्यूपाइड के केस में आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए तो मिलता ही नहीं है। वैसे भी अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम करेंगे तो बी भी नहीं मिलेगा, मतलब इसमें फिर कुछ नहीं मिलेगा। हमने ऊपर बताया नॉर्मल प्रोविजन में क्या बताया हमने, हमने ये बताया कि आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए का सेल्फ एक्यूपाइड के केस में नहीं मिलेगा, 24 ए का। ठीक है ना? बट 24 बी का मिलेगा मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। लेकिन इन केस आप डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम है तो अब इसमें ए नहीं मिल रहा है और डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम में बी नहीं मिल रहा है, तो मतलब कि इसमें दोनों नहीं मिलेगा। ओके। सेल्फ एक्यूपाइड आया तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए नहीं मिलेगा। अब नॉर्मल के केस में बी मिलता है, लेकिन डिफॉल्ट के केस में बी नहीं मिलेगा, तो आपको दोनों मतलब डिडक्शन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, 24 का डिडक्शन ही खत्म हो गया। ठीक है ना? आप कैसे, किस केस में, सेल्फ एक्यूपाइड, और आपने ऑप्शन कौन सा चूज किया है, डिफॉल्ट टैक्स रिज्यूम। ऑप्शनल के लिए हमने बता ही रहे हैं बार बार, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा लेट आउट के केस में, और फुल्ली आपको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन। बट सेल्फ एक्यूपाइड के केस में आपको दो केस बनते हैं भाई, क्या है, लोन टेकन रिपेयर, अगर रिनोवेशन वगैरह के लिए लिए, हमने बताया था रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो मैक्सिमम 30,000 रुपए का मिलेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है ना? ये देखो, अब ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें इन दोनों का एग्रीगेट कितना मिलेगा, अगर हम रिनोवेशन रिपेयर मेंटेनेंस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, तो पूरे का आपको 2 लाख से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो आप समझो कि 30,000 रुपए चलो हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्लेम कर लिया, 2 लाख रुपए इसमें क्लेम कर लेंगे, तो 1,30,000 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख रुपए का ही मिलेगा। ठीक है ना? ये अलाउ नहीं होगा। चलो आगे, कैम्पुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो स्टेप वन में आपको क्या कैलकुलेट करना था, हमने बताया था एक्सपेक्टेड रेंट, जो अगर वो दे रखा है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे तो ए आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद माइनस करने के बाद आपको क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू, फिर डिडक्शन माइनस करेंगे, ये फॉर्मेट है याद रखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए बी। ठीक है? ए और बी दोनों माइनस कर देंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो जानते हो बी नहीं मिलता, अगर सेल्फ एक्यूपाइड है तो दोनों नहीं मिलेगा। किस केस में? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में।
अगर आपको क्या है नॉर्मल प्रोविजन है तो फिर बी मिलता है। अब जैसे कि ये एक आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है इलिस्ट्रेशन का। अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है, मतलब कि म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000 पर मंथ है, पर एनम सॉरी। फेयर रेंट कितना दिया है, फेयर रेंट आपका दे रखा है 1,10,000। इन दोनों का क्या लेते हो, हायर। हायर आ गया, ठीक है, 1,30,000। ओके। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 1,20,000। अब आपका स्टैंडर्ड रेंट आ गया 1,20,000। इन दोनों का लोअर, मतलब कि आपका लोअर कितना आ गया है, 1,20,000। अब इसमें आपको क्या लेना है, एक्चुअल, मतलब कि जितना आपको रेंट मिलता है। क्या कह रहा है, लेट आउट रेंट ऑफ ₹11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अनरियलाइज रेंट है 11,000, ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल फोर सेटिस्फाइड। मतलब कि कहने का, आपने पूरे महीने का 12 महीने में से एक महीने का माइनस कर दोगे तो आपका 11,000 है, मल्टीप्लाई 11 आ जाएगा, तो 1,22,000 आएगा। ठीक है ना। तो इन दोनों का आप क्या लोगे, हायर लोगे, तो आपकी जीएवी आ जाएगी 1,22,000। ठीक। तो अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स अगर दे रखा है तो माइनस कर दो। म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया है तो म्युनिसिपल वैल्यू में आप परसेंटेज लगा लोगे। ठीक है ना। म्युनिसिपल वैल्यू में परसेंटेज लगाओगे। कितना दे रखा है म्युनिसिपल वैल्यू, 1,30,000। इसका कितने परसेंट, 10% था। हाँ 10%। तो अगर 10% है तो टोटल आपका 13,000 आएगा। 13,000 माइनस कर दो, आपकी एनएवी आ जाएगी। ठीक है। पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में, कह रहा है कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो ये देखो। अच्छा, आपका कैलकुलेट करके देखो भाई। 12 महीने के कितना होगा, 11,000 रुपए मल्टीप्लाई 12, 1,32,000 आएगी। ठीक है। एक महीने का नहीं मिलेगा तो कितना आएगा, अच्छा चलो। हाँ आपका 11 × 11 करेंगे 1,21,000 आएगा। ओके ओके ओके। चलो यहाँ पे आपका जो हमने लिखा था 1,22,000 रुपए, तो यहाँ पे 1,21,000 कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है ना। कंसेप्ट को समझना, यहाँ पे अमाउंट को मत मैच करना कि सर अमाउंट आपने ये लिखा वो लिखा, आपको कैलकुलेशन नहीं आती इतनी छोटी छोटी। तो आप ये जान लो कैलकुलेशन आने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम में इतने ज्यादा कंसेप्ट और इतने ज्यादा अकाउंटिंग रहेगी कि आपको कैलकुलेटर का यूज करने के लिए जब एग्जाम में दे रखा है तो आपको इसे यूज करना है और अच्छे से क्या करना है, इसका बेनिफिट उठाना है। तो अब क्या करो, 13,000 माइनस कर दोगे तो आपका 1,21,000 माइनस करोगे 13,000, 1,21,000 माइनस करोगे 13,000 तो आपका आ जाएगा 1,08,000। ये आपकी एनएवी आ गई। ठीक है, 1,08,000। ओके। अब आपको अगर डिडक्शन वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताया तो ठीक है, नहीं तो यही आपकी इनकम हो जाएगी। ये देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड दे रखा है 40,000 रुपए। चलो अब इंटरेस्ट, अब हम लोग क्या माइनस करेंगे इससे, हम इससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। दो, मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 A and B। ए में मतलब एनएवी का 30%, कितना आ जाएगा, 32,400 माइनस कर दोगे। उसके बाद आपको 40,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दिया है, ये माइनस कर दोगे। ठीक है ना। तो चलो माइनस करके दिखाओ कितना आंसर आया। 1,08,000 माइनस करोगे इतना सब तो आ जाएगा 35,600। तो आपका आंसर आएगा 35,600। ओके। चलो ये देखो आ गया बेटा। तो ऐसे आपको करना है सॉल्व। ये फॉर्मेट ऊपर अभी दिखाए थे, उसी तरह फॉर्मेट बनाना है बस।
चलो, अब लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब पार्ट ऑफ द ईयर वैकेंट है तो सिंपल सी बात है भाई, जितने महीने आप क्या करोगे, रेंट को लेट आउट करोगे, उससे लेस कर दो अनरियलाइज्ड रेंट, बस आ जाएगा आपका। कुछ नहीं है इसमें भी। अब जैसे कि ये इलिस्ट्रेशन दे रखा है, इसे आप होमवर्क में ट्राई कर लेना भाई, हम ही करा देंगे तो तुम क्या करोगे घर पे, ठीक है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेना। बाकी अगर नहीं आएगा तो आप डाउट को क्या करना भाई, कमेंट्स में लिख देना, हम बता देंगे। 6 को भी ट्राई करो, होमवर्क है। 7 भी होमवर्क में है। 8 भी होमवर्क में है। देखो हमने इसमें बताया था। अब एक क्या है, गणेश 3 हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, लेकिन आपको कंसेप्ट में हमने क्या सिखाया है, केवल 2 हाउस को आप क्या कर सकते हो, सेल्फ एक्युपाइड कर सकते हो। 3 है तो तीनों को सबसे पहले इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जितनी इनकम आएगी, तीनों में से जो भी लोअर होगा, जो भी लोअर होगा मतलब बिलो होगा, वो क्या कर लो, उसे आप डीम्ड लेट आउट मान लो, जो भी लोअर होगा। तो ट्राई करना भाई, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। सिंपल सी बात है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है, कर लेना, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस होगा, अगर ये क्वेश्चन हम करा देंगे तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इलिस्ट्रेशन ऐड कर लो। अब बात आ रही है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब दोनों में पूछा होगा इसीलिए। तो दोनों मेथड में आपको हमने बता दिया, कंपेयर भी करवा दिया था। दोनों मेथड से सॉल्व कर लेना। हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन लेट आउट एंड पोर्शन सेल्फ एक्युपाइड, ये भी कंसेप्ट बता दिए। जैसे कि तो एक मान लो एक बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग में भाई 2 फ्लोर है, एक फ्लोर को आपने सेल्फ एक्युपाइड कर रखा है, एक फ्लोर को लेट आउट कर रखा है, तो बस कर लोगे। प्रोपोर्शनेट में आपको ये सारा रिलीजुअल वो फेयर वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू सबको क्या करना है, बांट लेना है, ठीक। ओके। अब एक आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आ रहा है, कह रहा है कि इन एडमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 25, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट which is payable outside India not shall be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest। अगर आपको क्या है, अगर आपने लोन वगैरह जो भी ले रखा है आउटसाइड इंडिया और इंटरेस्ट आपको फॉरेन में देना पड़ रहा है, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे ट्रीटेड एज एन एजेंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंट ईयर। अब मतलब इसमें दो केस बनते हैं, ध्यान से सीखो। देखो मतलब क्या है कि आपको एक तो पहली रेंट नहीं मिल रहा है, मान लो आपका रेंट कंप्लीट हो गया तो रेंट नहीं मिला, मतलब अरियर्स हो गया। अब बाद में आपको रेंट जब रिसीव होगा तो हम बोलेंगे मतलब सब्सीक्वेंट ईयर में आपको रेंट मिला है, तो जिस साल आपको रेंट रिसीव्ड होगा उसी साल आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा, जिस साल नहीं रिसीव होगा उस साल टैक्सेबल नहीं होगा। तो 25A में ये है आपका अरियर ऑफ रेंट अनरियलाइज रेंट, ठीक है। 26, 27 डीम्ड ओनरशिप खत्म हो गया। बस बेटा खत्म, 2 सेक्शन और बचे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस भी घर पे ट्राई करने हैं। हाँ, तो अब आपका सेक्शन बचा है भाई, सेक्शन 25A एंड सेक्शन 26, ठीक है ना। ये 2 सेक्शन हम कवर करा देंगे, आई मीन आगे के नेक्स्ट सेशन में पढ़ा देंगे। अब आपको क्या करना है, हमने जितने भी इलिस्ट्रेशन होमवर्क में दिए हैं
उन इलिस्ट्रेशन को आपको घर पे क्या करना है, ट्राई करना है। सबसे पहले अपने बिना देखे सॉल्व करो, अपना खुद का माइंड लगाओ। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को पूछ सकते हो। बट अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सॉल्यूशन से ही छाप लें। ठीक है ना, आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आपको मैच करना, फिर रियलाइज करना है कि भाई हम कहाँ पे गलत कर रहे थे, कहाँ पे सही कर रहे थे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंजॉय करो भाई, अच्छे से इन कंसेप्ट को एक्सप्लोर करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने से। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।